बच्चों अभी तक हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस में भी आपने जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, बहुत कुछ जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के। आज की वीडियो में हम क्या खास पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में जो है हम मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके पास क्या होते हैं, कैसी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उन सबको जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय, दिस इज मी कनिका, योर मैथ्स एंड साइंस टीचर इज बैक विद एन अनदर वीडियो ऑफ साइंस। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि जो भी आपको इस सीरीज की नई वीडियो मिले आए, नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके उसका। ठीक है, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और हाँ, मेन बात ये है, वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना है, तभी आपको जो है पूरी की पूरी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है समझ में आएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। आपने पिछली क्लास में, क्लास 9th में जो है काफ़ी सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, या फिर आप अपने चैप्टर ही उठा लो इससे पहले केमिस्ट्री के, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने उन दोनों चैप्टर्स में जो है काफ़ी तरह के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है ना। एंड दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। और उन्हीं एलिमेंट्स को हम जो है क्लासीफाई करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसी कैसी उनकी प्रॉपर्टीज होगी, उस बेसिस को देखते हुए हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट? कैसे ये प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं एलिमेंट्स के, कैसे देखेंगे अभी हम इस बारे में। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। चलो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम जो है देखते हैं। तो सबसे पहले मूव करते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ से। ध्यान से समझना फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी की बात करती हैं स्टेट्स की। आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे होती क्या है? यू नो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि लुक वाइज, कैसी अपीयरेंस है। फिजिकल में तो यही वर्ड आता है ना कि कैसा दिख रहा है, कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी शेप है, ये सब आप किस में पढ़ते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले बात करते हैं इसके स्टेट के बारे में। तो स्टेट में मेटल्स के बारे में देखते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ऑर्डिनरी होगा तो मेटल्स आपके पास कैसे होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैसा है आपके पास? वो लिक्विड है। मर्क्यूरी इज लिक्विड। आपके पास क्वेश्चन भी आएगा, विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट। कौन सा मेटल जो है लिक्विड स्टेट में होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या फिर आप रूम टेम्परेचर पर भी उसे बोल सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी इज एन एलिमेंट। मर्क्यूरी इज एन एलिमेंट विच इज एन एक्सेप्शन एंड विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपके पास मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसा है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में देखो, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। नॉन मेटल आपके पास तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। ठीक है, तो तीनों स्टेट में ये आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहले हमने स्टेट की बात की, यानी कि उसकी अपीयरेंस की बात की। तो मेटल्स आपके पास कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, लेकिन टेम्परेचर उन्होंने एक केस दे दिया है, अगर टेम्परेचर कैसा है? ऑर्डिनरी है। और यही बात अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स आपके पास किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। लस्टर यानी कि चमक, शाइनीनेस, तो दे पोसेस लस्टर्स और शाइन। मेटल्स आपके पास क्या है? शाइन करते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स आपके पास दे पोजेस नो लस्टर, कोई लस्टर्स नहीं होता, मतलब कोई चमक नहीं होती। केस है इसमें किसका? एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो इसमें भी आपके पास केस है। ग्रेफाइट और आयोडीन आपके पास 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैसे हैं? लस्टर्स हैं, जो चमकते हैं। लेकिन किसकी बात हुई है? नॉन मेटल की। तो आप यहाँ से 2
दो प्रॉपर्टीज पे जो है इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेटल और नॉन मेटल को, कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इनके एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी जो आपके पास कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल आपके पास तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी लस्टर के बारे में, तो मेटल्स कैसे होते हैं, शाइन होते हैं, ये लस्टर्स होते हैं। और नॉन मेटल्स आपके पास कैसे होते हैं, नॉन शाइनिंग होते हैं। सिर्फ दो की बात हुई है, एक्सेप्शन है आयोडीन के लिए और आपके पास ग्रेफाइट के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए। आगे चलते हैं, इसको देखो डिस्कस कर रहे हैं इसकी हम। अब बात करते हैं मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी आपके पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है एक किसी भी मटेरियल को हम बिना ब्रेक किए उसको हम किसी भी फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कैसे भी करो, चाहे उस पर फोर्स लगाओ, चाहे उससे स्ट्रेच करो, तो आप उसको जो मटेरियल है उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर जनरली मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये आपके पास मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ये मेलेबल नहीं होते, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही मतलब अगर हम इसके ऊपर टेंजाइल स्ट्रेंथ लगाएं, कुछ भी फोर्स लगाएं, ये अपनी शेप को अपने मटेरियल तो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। हार्डनेस की बात करते हैं, तो मेटल्स आपके पास हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है जो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मतलब बेसिस वाले मेटल्स हैं, उनकी एक्सेप्शन है। बाकी जो मेटल्स ये आपके पास है वो हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स दे पोजेस वेरिंग हार्डनेस, मतलब इनकी जो हार्डनेस है वो चेंज करती रहती है। डायमंड एक एक्सेप्शन है। डायमंड कैसे है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस है जो आपके नेचर में अकर करता है। ठीक है, तो डायमंड एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स की। डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, मेटल्स की जो है ज़्यादा डेंसिटी होती है, दे हैव हाई डेंसिटीज, और नॉन मेटल्स की दे पोजेस लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स आपके पास दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओनली वन एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, जो कैसा है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, शाइन भी करता है और गुड कंडक्टर भी है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आगे बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के पास कैसा होता है, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है हाई होता है। और नॉन मेटल्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर यूजुअली लो, कम होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। द एक्सेप्शन आर बोरोन, एक्सेप्शन किसकी है, बोरोन की, कार्बन की एंड सिलिकॉन की। सिर्फ इनकी आपने एक्सेप्शन ली पता है, नॉन मेटल्स में है जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा लो नहीं होता है। बाकियों को अगर आप क्लासीफाई करते हो नॉन मेटल्स में, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, लो आएगा। तो ये आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, और आपको प्रॉपर्टीज दी होती है कि मेलेबिलिटी की बेसिस पे बतानी है, डक्टिलिटी के, हार्डनेस के, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के, कंडक्टिविटी के, डेंसिटी के। तो आप यहाँ से जो है इनका डिफरेंस लिख सकते हो, नोट कर लेना। और अगर नोट नहीं कर रहे हो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। टेलीग्राम जो है ग्रुप है, मैं उसमें पीडीएफ को ऐड कर दूंगी। जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। चलो आगे चलते हैं। चलो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अब हम बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किसकी, मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे कैसे कैसे किसी अदर एलिमेंट के साथ, कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स कैसा जो है आपको प्रोडक्ट देगा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सम मेटल्स, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कुछ मेटल्स का, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, टू एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर या फिर ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ से, जब मेटल आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बनती है, मेटल की ऑक्साइड बनती है। जब मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ आपके पास क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगी, मेटल बनेगी, मेटल की ऑक्साइड बनेगी, मेटल के साथ मेटल की ऑक्साइड बनेगी।
ठीक है। तो कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर इज हीटेड इन एयर, यानी कि कॉपर को हीट किया है ऑक्सीजन में, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो ये सेकेंड ऑक्साइड का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 2+, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि अपनी सेकेंड ऑक्साइड बनाएगा और ब्लैक ऑक्साइड बनेगी। तो देखो यहाँ से ये रिएक्शन हमने ली है, जब कॉपर को, यहाँ से देखो कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है तो क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। अब देखो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन के, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगेंगे। डायटोमिक स्टेट में जो है ऑक्सीजन आपके पास कोई भी रिएक्शन देगा डायटोमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 हो गए कॉपर के यहाँ से, फिर यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास कैसी बनी है, कॉपर की ऑक्साइड बनी है, या आप कह लो मेटल की ऑक्साइड बनी है। कॉपर आपके पास एक मेटल है, ठीक है, और कैसी बनी है, ब्लैक कलर की बनी है। इसका कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। सिमिलरली तो यही बात हुई जब मेटल्स आपके पास जनरल, अगर हम बात करें जनरल रिएक्शन में, अगर हम बात करते हैं कोई भी मेटल अगर आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या एयर की प्रेजेंस में आता है तो वो क्या बना लेता है, मेटल की ऑक्साइड, मतलब अपनी ऑक्साइड बना लेता है। तो सेम अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम में भी क्या बनाया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाई है, मतलब Al2O3 बनाई है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाई है। जब ये ऑक्सीजन के कनेक्शन में आया है, कनेक्ट हुआ है, तो इसने भी क्या बनाई है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाई है। तो जनरल रिएक्शन आप यहाँ से याद रखोगे ना कि जब मेटल आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास वो क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट में वो उसी मेटल की ऑक्साइड बना लेते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ से क्या होता है, इन्होंने अब ऑक्साइड तो बना ली है, ऑक्साइड तो बन गई है, सब मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि और इनमें से जो ऑक्साइड बनी है, कुछ ऑक्साइड कैसी है, बेसिक है नेचर में। क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, बेस बना रही है। क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बना रही है। तो जो कुछ आपके पास ऑक्साइड्स बनी है वो कैसी है, उनका नेचर कैसा है, बेसिक है नेचर में। तो यहाँ से क्लियर हुआ। तो कैसे हुआ, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो आपके पास ये सोडियम है, सोडियम आपके पास एक मेटल है, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये आपके पास क्या बना ली, सोडियम की ऑक्साइड बना ली, मतलब ये सोडियम की आपके पास क्या है, ऑक्साइड है। अब हमें पता लगाना है कि इस ऑक्साइड का नेचर कैसा है, ये बेसिक है नेचर में या फिर ये एसिडिक है नेचर में। तो कैसे पता लगाएंगे, पता लगाने के लिए हमें इसे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर के साथ करानी है। अब जब इसने वाटर के साथ रिएक्शन की है तो क्या बन गया है, ये NaOH बन गया, यानी कि क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या है, एक बेस है। तो जब कोई मेटल की ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेस बनाती है तो वो कैसी ऑक्साइड होंगी, बेसिक ऑक्साइड होंगी। तो आप यहाँ से इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि कुछ मेटल की ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, बेस बनाती हैं। सिमिलरली पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है, कनेक्ट हुआ है, रिएक्शन की है, तो K2O बना है। K2O आपके पास कैसा है, पोटेशियम की ऑक्साइड बनी है। और जब इस पोटेशियम की ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन की है तो आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो कैसा है, एक बेस है, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल की ऑक्साइड बनाता है, उस मेटल की ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी होता है, वो डिपेंड करता है कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन देता है और रिएक्शन देने पर वो बेस बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। अगर नहीं बनाता है तो वो बेसिक ऑक्साइड नहीं है। तो सम मेटल्स ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, और कुछ मेटल की ऑक्साइड तो ऐसी होती हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज भी देती है और एसिडिक प्रॉपर्टीज भी देती है। ऐसी ऑक्साइड को क्या बोलते हो, एम्फोटेरिक, जो दोनों नेचर को शो करती हैं। दैट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आपके पास यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कौन सी होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। तो दोनों तरह के कैरेक्टर को शो करती हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। उन तरह की ऑक्साइड, उन टाइप की ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखो यहाँ से, ये आपके पास एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, ये आपके पास एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है Al2O3, ये आपके पास कैसी है, बेसिक है नेचर में। इसको क्या करो, अब HCl से हमने इसकी रिएक्शन कर दी है तो आपके पास क्या बना, AlCl3, और ये आपके पास क्या निकला, H2O बाहर निकल गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप ये एसिडिक भी शो कर रहे हैं कैरेक्टर, इसने एसिडिक बेस के साथ भी रिएक्ट दिया और ये क्या बना लिया है,
प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया है। तो मतलब ये कैसी है, एज अ एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रही है, एज अ बेसिक बिहेवियर भी शो कर रही है, दोनों तरह से जो है ये रिएक्शन दे सकती है। तो ये आपके पास कैसी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हाँ जी, तो यहाँ से देखो अगला टॉपिक क्या है, ये समझ में आया आपको। अब देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, अलग अलग ही होती है। बात करते हैं मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। जो पोटेशियम और सोडियम है ये कैसे करते हैं, रिएक्ट वाइगर्सली विद ऑक्सीजन, मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के कनेक्शन में आए हैं फटाफट से रिएक्ट करेंगे और क्या कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, कैच फायर इजिली। तो इसे हम ओपन में अगर रखेंगे तो ये तो फटाफट से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा और आग लगने का क्या होगा, खतरा होगा, ठीक है ना। तो हैंस टू प्रोटेक्ट डैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली फायर, तो एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए इसको हम दे आर कीप एमर्ज इन अ कैरोसिन ऑयल, तो इसे हम कैरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, वाई पोटेशियम एंड सोडियम कैप्ट इज कैप्ट अंडर द कैरोसिन ऑयल, क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट वाइगर्सली विद द ऑक्सीजन एंड कैच फायर इजिली। सो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस एक्सीडेंट दे आर कैप्ट इमर्स्ड अंडर द कैरोसिन ऑयल, तो इसलिए कैरोसिन ऑयल के अंडर में जो इसको हम इमर्स करके रखते हैं। जैसे इस बोतल में प्रिजर्व किया हुआ है वैसे इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि ऐसा कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये तो सेकेंड। अब बात करते हैं इफ मैग्नीशियम इज हीटेड, यहीं अगर मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो ये बर्न करता है ब्राइट सी फ्लेम की तरह। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ब्राइट सी फ्लेम की तरह ये हीट होता है। आपने मैग्नीशियम रिबन वाला जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा जब उसको हीट करते हैं तो एक ब्राइट कलर की फ्लेम जो है निकलती है। सिमिलरली बात करते हैं अगर आयरन को हीट करते हैं तो वो ब्राइटली ग्लो करता है। देखो लोहे को जब हम हीट करते हैं ऐसे, ये इस तरह से हीट होता है, ब्राइटली ग्लो करता है। इफ कॉपर इज हीटेड, और जब कॉपर को यहाँ पे हीट करते हैं इट डज नॉट बर्न, तो ये जलेगा तो नहीं बट फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो देखो ये ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेगा जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, जलेगा नहीं, कोटिंग बना लेगा ब्लैक कलर की। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो लेकिन अगर हम बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड की, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर को बढ़ा लो फिर भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इनका टेम्परेचर का बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ऑक्सीजन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके साथ ये रिएक्शन ही नहीं देंगे। तो सिल्वर और गोल्ड have no reaction with the oxygen even at a high temperature. Some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. form an oxide layer. और aluminium, magnesium ये क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं over which prevents further oxidation. मतलब क्या करेंगे जब इनको हीट करते हैं तो ये ना लेयर से बना लेंगे ताकि वो प्रिवेंट किससे बचाएंगे, खुद को ऑक्सीडेशन से बचाएंगे कि ऑक्सीडेशन ना हो। सो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स बोल सकते हो। तो सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स का आप एग्जांपल ले सकते हो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। यहाँ से बता भी सकते हो कि व्हाट आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद ऐसे ऑक्साइड बना लेते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है कि उनकी आगे ऑक्सीडेशन ना हो। तो उनको हम सेल्फ प्रोटेक्टिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। तो क्लियर हुआ यहाँ से कि अलग अलग देखो सभी मेटल्स अलग अलग और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन के साथ सेम नहीं दे रहे, सब अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है दे रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये तो अभी तक हमने बात करी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे क्या क्या मिलेगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड नंबर पे वाटर के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करके। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, मेटल की ऑक्साइड बनाएंगे दोबारा से, लेकिन इस केस में देखो हाइड्रोजन गैस जो है वो भी निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी जो है रिलीज होगी। फिर मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ से हमने मेटल लिया पोटेशियम, पोटेशियम को क्या किया है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकली और साथ में हीट एनर्जी निकली है। सिमिलरली सोडियम की रिएक्शन करवाई है तो वाटर के साथ क्या निकला है, क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। कैल्शियम की करवाई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। एल्यूमिनियम की करवाई है,
क्या बनी है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनी है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनी है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। आयरन की करवाई है वाटर के साथ, आयरन की ऑक्साइड बनी है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो सब वही है, जनरल रिएक्शन यही है कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल की ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसके साथ ऑक्साइड बना लेगा और इस H2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो समझ में जनरल रिएक्शन ये थी। आप जनरल एग्जाम्पल भी दे सकते हो, यहाँ से रिएक्शन का किसी भी उठाकर एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब देखो द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज डिफरेंट। सिमिलरली जैसे हमने मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात की थी, वाटर के साथ भी जो है अलग अलग मेटल अपनी अलग अलग रिएक्शन ही देगा। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो जैसे कि आपके पास मेटल्स हैं पोटेशियम और सोडियम, आपको पता है रिएक्टिव मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा वायलेंटली जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे और जल्दी से जो है फायर को भी कैच कर लेंगे ये, है ना। तो इनकी अलग प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है कौन कैसी प्रॉपर्टी देता है। कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली, कैल्शियम इतना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड वाटर डज नॉट कैच फायर। ये क्या फायर नहीं, इसमें कैच फायर नहीं करेगा, मतलब फायर आग नहीं लगने का खतरा होगा इसमें। थर्ड है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, मतलब हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से। ठीक है, फोर्थ है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर, ये ऐसे है एक्सेप्शन है, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही ये हॉट वाटर के साथ करेंगे, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे ये मेटल की ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे वाटर के साथ। ठीक है, तो जो आपने मैंने यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन बताई है ना, अभी हमने इस वाले जो रिएक्शन की बात करी है यहाँ पे पिछले पेज पर इधर यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो सोडियम है और एल्युमिनियम है यानी कि ये वाला है, ये जो वाटर लिया है इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि वाटर कैसा है ये, तो जो H2O यहाँ पे लिया हुआ है ये कैसा है, हॉट वाटर है। सिमिलरली कैल्शियम की बताई है, ठीक है, कैल्शियम के केस में भी आप हॉट वाटर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है इनके केस में देखो सब ये बताया हुआ है कि कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर रिएक्शन देगा। तो सब प्रॉपर्टीज है इन मेटल्स की कि हर एक मेटल की अपनी प्रॉपर्टी है, कोई कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोई स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और कोई करेगा ही नहीं। तो हर एक मेटल की अपनी रिएक्टिविटी है, अपनी प्रॉपर्टी है कि वो करेगा या नहीं करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन की भी ऐसी थी। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ यहाँ से। ये अभी तक हमने पढ़ी है मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स वाटर के साथ। ठीक है, अब हम थर्ड वन में बात कर रहे हैं मेटल्स की रिएक्शन की एसिड के साथ, कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पर आपके पास क्या बनाते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ जो है ये पहले तो रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जनरल इक्वेशन क्या है कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास सॉल्ट्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ से रिएक्शन भी हम कुछ पढ़ते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो उसने क्या बना लिया है, सॉल्ट बना लिया है MgCl2 यानी कि इसके साथ बनाया है। आप देखो और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बैलेंस कर लो कैसे, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, क्या बनाया है, सॉल्ट बना लिया है KOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। जिंक ने बनाया है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। आयरन ने बनाया है आयरन रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और आयरन की क्लोराइड बनाई है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। फेरस भी बोलते हैं तो आयरन भी बोलते हैं, तो इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। द रिएक्टिविटी
वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब जो इनकी रिएक्टिविटी है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है कि कौन सा मेटल कैसा है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी। फॉर द अबव मेटल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स दिए हुए हैं इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है रिएक्टिविटी दी है। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो ऐसे ऐसे जो है इनकी रिएक्टिविटी दी हुई है। तो आपने जो है जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, तो आपने उसमें देखा था ना कि आपने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी और की जगह ले लेना। तो मान लो जिसमें हाईली वाले रिएक्टिव वाले एलिमेंट ने लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट की जगह ले लेते हैं जब वो रिएक्शन होती है उनकी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वो जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, ये दूसरी बात है। तो ये आपके पास एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुई है यहाँ पे कि उन्होंने क्या कर रहा है, जो हाई वाला एलिमेंट है उसने लो वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर लिया है। तो ये आपके पास रिएक्टिविटी लिखी हुई है इनकी ऑर्डर की। तो अभी आप रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ोगे, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि कौन सा मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। अब यहाँ से देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोजन गैस उस केस में निकलेगी नहीं जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब HNO3, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस वाटर। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर बनाने के लिए और अपने आप एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अपने आप कोई सी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस तो बने, इसमें क्या होएगा, तो ये क्या करता है, ये आपके पास हाइड्रोजन गैस को जो है इवॉल्व ही नहीं करता। देखो यहाँ से कॉपर है, कॉपर की हमने, कॉपर आपके पास एक मेटल है, आपने ले ली इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ। तो देखो इसने क्या किया है, अपने आप कॉपर ने क्या बनाया है, इसके साथ एक कंपाउंड बनाया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बन गया है, वाटर बन गया है, और नाइट्रोजन ने भी अपना एक और कंपाउंड बना लिया, ऑक्साइड बना ली है। ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन गई है देखो, और इसने क्या कर लिया, खुद रिड्यूस हो गया, एक क्या बनाया है कॉपर का कंपाउंड बना लिया यहाँ से और वाटर बना लिया है, और इसमें हाइड्रोजन गैस आपके पास रिलीज ही नहीं हुई है। तो क्वेश्चन आता है व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड पे रिएक्ट होने पर जो है आपके पास मेटल अपनी हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज नहीं करता। तो इसीलिए आप इसका आंसर ये लिख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर बनाने में, और अपने आप किसी भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन यहाँ से, क्लियर हुआ यहाँ से। अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट्स। मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कैसे देते हैं मेटल्स। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा ना। मान लो कोई क्लास में बच्चा है, वो क्या है मॉनिटर है, इंटेलिजेंट बच्चा है, मॉनिटर है। तो अब पहले उस मॉनिटर बच्चे से एक और अच्छा बच्चा आ जाता है जो आपकी क्लास में क्या है, अच्छा पढ़ता है, वेल बिहेवियर है उसका, ठीक है, वेल डिसिप्लिन है। तो क्या करेगा, वो उसकी प्लेस ले लेगा, मॉनिटर अब वो बन जाएगा, क्योंकि वो काम भी अच्छे कर रहा है। और तो मतलब क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है काम करने के मामले में, और जो पहले मॉनिटर था वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहा है, तो वो उसकी प्लेस ले लेता है। तो ऐसे ही बात होती है मेटल्स में, मेटल्स की सॉल्ट में, कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या करेगा, जो कम रिएक्टिव है उसकी जगह ले लेगा। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, फ्रॉम देयर कंपाउंड, उनके कंपाउंड से, या फिर किसी साल्ट सोल्यूशन की आप बात कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम जो है कॉपर की जगह ले लेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसने कॉपर की जगह ली है। देखो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ने उसको कहा चल साइड हट यहाँ से, और उसने उसकी जगह आके जगह ले ली और कॉपर को बाहर निकाल दिया है। सिमिलरली जिंक कि अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जिंक जगह ले लेगा कॉपर सल्फेट की, जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, है ना। सिमिलरली अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन जगह ले लेगा कॉपर की और कॉपर को बाहर निकाल देगा। यानी कि
आप इन तीनों से रिजल्ट देख सकते हैं कि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। तो कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। अभी हम इसकी रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, वो आपको कैसे पता चलता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं उसमें आपको पूरा ब्रीफली बताऊंगी, सॉरी पूरा अच्छे से बताऊंगी, डीपली बताऊंगी, ठीक है, कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेट लेवल पे है, कौन सा लेस है, ठीक है। सो अभी तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, मेटल्स की हमने, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी अच्छे से पढ़ी है। तो क्वेश्चन आ जाता है, अभी तक आपको जो है पूरा इसको पढ़ लेना, कोई डाउट रहेगा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और रिएक्शंस को अच्छे से लर्न कर लेना, रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स क्योंकि पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स कर जरूर बताना। कोई डाउट रहेगा, डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड फिर इसे फिनिश करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।